देखो, आज का पहला सवाल है आपका। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? चलो बताओ। आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। बैक्टीरिया से होने वाला रोग नहीं है। तीन रोग होंगे जो कि बैक्टीरिया से होने वाले हैं और एक रोग है जो कि बैक्टीरिया से नहीं होता। बताओ कौन सा रोग है इसमें से? ऐसा कौन सा रोग है जो कि बैक्टीरिया से नहीं होता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एड्स। ठीक है, ये बैक्टीरिया से नहीं बल्कि वायरस से होने वाला रोग है। क्या आप उस वायरस का नाम बता सकते हो जिसकी वजह से ये रोग होता है? ये किसकी वजह से होता है? तो ये एचआईवी वायरस की वजह से होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, एचआईवी वायरस, जिसे रेट्रो वायरस के नाम से भी हम जानते हैं, इसे रेट्रो वायरस भी बोलते हैं। और ये वायरस जाकर आपके शरीर में कौन सी बीमारी पैदा करता है? तो ये आपके शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है एड्स। ठीक है, एड्स का पूरा नाम क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए एड्स का पूरा नाम क्या है, तो आप बता सकते हो इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यून एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। डिफिशियंसी सिंड्रोम मतलब कि ये जो बीमारी है ये आपके किस से संबंधित होती है? तो ये हमारे रोग प्रतिरोधक तंत्र से संबंधित बीमारी है। ठीक है, अगर किसी को मान लो एड्स हो गया, तो एड्स होगा तो उससे आपको क्या देखने को मिलेगा? उससे ये देखने को मिलेगा कि इस बीमारी में उस व्यक्ति को कई सारी बीमारियां एकदम से होती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, मतलब इसमें होता क्या है, हमारा जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है वो नष्ट हो जाता है। मतलब जो हमारी सुरक्षा करने का काम करता था वही खत्म हो गया, तो फिर कोई भी छोटी मोटी बीमारी भी होगी वो हम पर हावी हो जाएगी। तो इस बीमारी में आपको ये देखने को मिलेगा। अगर मैं सिफिलिस की बात करता हूँ, तो सिफिलिस एक लैंगिक संपर्क से होने वाली बीमारी है सिफिलिस। ठीक है, और ये आपके बैक्टीरिया से होती है सिफिलिस। क्षय रोग जो है टीबी, ये भी किसकी वजह से होता है? आपके बैक्टीरिया की वजह से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से क्षय रोग, जिसे आप शॉर्ट में क्या बोलते हो? टीबी की बीमारी की आप बोल देते हो, खांसी की बीमारी इसमें हो जाती है, टीबी जिसे आप बोलते हो। ठीक है, अगला आता है गोनेरिया। तो गोनेरिया भी आपके लैंगिक संपर्क में आने वाली बीमारियां हैं, लेकिन ये किससे होती है? ये बैक्टीरिया से होती हुई दिखाई आपको दिखी। एड्स आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, अगला सवाल है आपका। चलो इसका जवाब दो। अगला सवाल है, 300 वाट रेटिंग वाले एयर कूलर को प्रतिदिन 12 घंटे संचालित किए जाने पर 30 दिन में होने वाली ऊर्जा की कुल खपत कितनी होगी? बताओ, ऊर्जा की कुल खपत कितनी होगी? मैं आपको एक बात बता दूं कि जो के डब्ल्यू एच होता है, के डब्ल्यू एच, इसको ही कहा जाता है एक यूनिट। इसको ही बोलते हैं एक यूनिट। के डब्ल्यू एच को ही हम किस नाम से जानते हैं? यूनिट के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां पर के डब्ल्यू एच की अगर फुल फॉर्म आप ध्यान से देखोगे तो इसकी फुल फॉर्म होती है किलोवाट। इसकी फुल फॉर्म होती है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। देखो इसमें वाट आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और इसमें ये भी दे रखा है घंटा। मतलब कितने घंटे चलता है ये? 12 घंटे। और आपको के डब्ल्यू एच का मान निकालना है इसके अंदर, मतलब होने वाली कुल ऊर्जा की खपत कितनी होगी और वो भी कितने दिन तक चलता है? 30 दिन के अंदर होने वाली खपत आपको निकालनी है। तो आप इस चीज को कैसे निकालोगे? किलोवाट घंटा को कैसे निकालोगे आप 30 दिन के लिए? तो आप इसको देखो, सबसे पहले तो वाट को किलोवाट में चेंज करो। तो किलोवाट में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? 1000 का भाग लगाओगे इसके अंदर। तो ये जो 300 वाट है ये किस में चेंज हो गया? आपका किलोवाट में। और 12 घंटे एक दिन चलता है, किलोवाट तो बन चुका है ये। और 12 घंटे एक दिन चलता है, और कितने दिन तक चलता है? 30 दिन तक चलता है। 12 घंटे एक दिन का है तो 30 दिन का कितना हो जाएगा? तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे सोल्व कर लो, आपका जवाब आ जाएगा इसके अंदर। तो आप इसको जवाब देखोगे तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो आप। ठीक है, और ये कितना हो गया? 3 3 9, और 12 9 में कितना होता है? 108। मतलब कि ये कितना हो गया आपका? 108 के डब्ल्यू एच हो गया ये। समझ में आ रहा है? अगर आप इसमें 1000 का भाग नहीं देते, केवल इन्हीं को मल्टीप्लाई करते, तो ये जो वैल्यू निकल के आती है किस में निकल के आती है? आपकी वाट घंटा में निकल के आती है। समझ में आ रहा है? लेकिन आपने इसमें 1000 का भाग लगाया तो ये इस चीज को आपने वाट को किस में चेंज किया है? किलोवाट में। तो किलोवाट में चेंज करने पर आपका सही जवाब इसमें निकल के आएगा 108 के डब्ल्यू एच। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जूल जो है, जूल किसकी इकाई होती है? तो ये ऊर्जा और कार्य दोनों की इकाई होती है जूल। जितने आप में ऊर्जा होगी उतना ही आप काम करोगे। तो कार्य और ऊर्जा की जो यूनिट होती है वो सेम ही होती है, और वो कितनी होती है? जूल। ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 20 वोल्ट स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति 10 वाट है। पंखे में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? आपको यह जवाब देना है कि एक स्रोत है, मतलब यहाँ पर वोल्टता का मान कितना दे रखा है आपको? वी का मान कितना दे रखा है इसमें?
इसका जवाब देना। V का मान कितना दे रखा है? 20 आपको दे रखा है, 20 वोल्ट। और क्या पूछा गया है, और क्या दे रखा है इसने? P का मान भी दे रखा है, शक्ति का मान इसने दे रखा है। तो शक्ति कितनी दे रखी है? 10 वॉट। शक्ति का मान है 10 वॉट। तो पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? जो कि आप जानते हो P बराबर क्या होता है? आप जानते हो P बराबर होता है VI, वोल्टेज इंटू एम्पियर। तो P बराबर होता है VI। यहां से आपको P का मान दे रखा है, V का मान दे रखा है, तो I का मान आप आराम से निकाल सकते हो। तो I बराबर कितना हो जाएगा? P अपॉन V। P का मान कितना दे रखा है? 10। और V का मान कितना है? V का मान है 20। तो 0 से 0 कट गया, 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो 0.5। और I की यूनिट क्या होती है? I है विद्युत धारा, तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो एम्पियर तो सभी में है, तो आपका जवाब हो जाएगा 0.5 एम्पियर। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल है आपका, दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? आपको इसमें पहचानना है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस चीज का उदाहरण है। आपने रासायनिक अभिक्रिया वाला जो चैप्टर पढ़ा है उसमें आपने ये देखा है कि रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, ऐसे कई सारी अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी। तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है ये दी गई रासायनिक अभिक्रिया? तो इसमें आपसे आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर सोडियम और कैल्शियम का क्या हो रहा है? सोडियम और कैल्शियम का एक दूसरे में प्रतिस्थापन हो रहा है। ये सोडियम यहां से निकल के यहां आ रहा है और यहां से कैल्शियम निकल के यहां आ रहा है, उत्पाद के रूप में आपको ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दो आयनों का विस्थापन हो रहा है एक साथ, इसलिए ये अभिक्रिया आपकी हो जाती है द्विविस्थापन की अभिक्रिया। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो द्विविस्थापन की अभिक्रिया है इसी का अन्य नाम होता है अवक्षेपण की अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, द्विविस्थापन। इसे अवक्षेपण की अभिक्रिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान, द्विविस्थापन अभिक्रिया के दौरान यहाँ पर उत्पाद के रूप में हमें एक ऐसा पदार्थ मिलता है जो कि जल में अविलय होता है। तो यहाँ पर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कैसा है? सॉलिड है आपका। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये जल में अविलय होता है, तो जल के अंदर घुलेगा नहीं, तो ये अवक्षेप के रूप में बर्तन के नीचे आपको रखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? अवक्षेपण की अभिक्रिया। अवक्षेप का मतलब होता है जो पानी में घुले नहीं, नीचे पेंदे के अंदर बैठ जाए। तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलो पांचवा क्वेश्चन है आपका, इसका जवाब दो। इसका जवाब क्या होगा? कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती है। ठीक है, आप जानते हो कि मछलियां जो सांस लेती है उन वो फेफड़ों से नहीं बल्कि कहां से लेती है? क्लोम से लेती है, गलफड़ों से वो सांस लेती है। तो गलफड़ों से सांस लेगी, घूंट लेकर सांस लेती है ये मछलियां पानी का घूंट। चलो इसका जवाब दो क्या होगा? प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में कम होती है। मतलब कि मछली जो सांस ले रही है, मछली जो ऑक्सीजन जितनी एक बार में ग्रहण कर रही है उतनी ऑक्सीजन क्या स्थल पर रहने वाले जीवों की तुलना में होगी या उससे कम होगी? तो प्रति मिनट हवा में सांस लेने वाले जीवों की तुलना में कम होती है। ठीक है, या फिर परिशुद्ध नदी में रहने वाले बहुत देर में लेती है? नहीं, ये नहीं होगा। प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार होती है, या पानी की सतह के पास होने वाले बार बार लेती है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन है। देखो इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन है। इसका मतलब यह है कि ये ऐसा पूछना चाह रहा है कि मछलियां जो सांस लेती है, मछलियों की जो श्वसन दर होती है वो स्थलीय जीवों की तुलना में ज्यादा होती है या कम होती है, ये पूछना चाह रहा है। तो यहां पर मैं आपको बात बता दूं कि जल में घुलित जो ऑक्सीजन होगी, जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा और हवा में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा, अगर उनकी आप दोनों की तुलना करते हो तो आप देखने को मिलेगा कि जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा हवा में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में क्या होती है? कम होती है। तो इस वजह से जल में रहने वाले जो जीव है उनको ऑक्सीजन जल्दी जल्दी लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर उनकी जो श्वसन दर है वो क्या हो जाएगी? उनकी श्वसन दर तेज हो जाएगी। जल में रहने वाले जीवों की श्वसन दर तेज हो जाएगी। ठीक है, प्रति मिनट हवा को सांस लेने वाले जीवों की तुलना में कम बार लेती है। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं, इसका ऑप्शन डी होगा आपका। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रति मिनट हवा को सांस लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है। जल में रहने वाले जीवों की श्वसन दर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है हवा की तुलना में। इसलिए यहाँ पर प्रति मिनट हवा में सांस लेने वाले जीवों की तुलना में इनकी श्वसन दर क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें, बताओ इसका जवाब क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं, केवल अपचयन होता है, केवल ऑक्सीकरण होता है, या फिर न तो ऑक्सीकरण होता है न ही अपचयन होता है। तो आप जानते हो रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ होते हैं। तो दोनों प्रक्रम साथ साथ होने वाली अभिक्रिया होती है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ये होती है रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें दोनों प्रक्रम साथ साथ चलते हैं। यहां पर मैं आपको बात बता दूं कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या है।
ऑक्सीकरण का मतलब क्या है और अपचयन का मतलब क्या है। तो किसी परमाणु के अंदर अगर ऑक्सीजन आकर जुड़ती है, अगर किसी परमाणु या यौगिक में ऑक्सीजन आकर जुड़ती है तो वह अभिक्रिया आपकी हो जाती है ऑक्सीकरण। तो इसमें होती है ऑक्सीजन जुड़ती है और इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन निकलती है। इसमें ऑक्सीजन निकलती है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। हाइड्रोजन को लेकर अगर बात करें तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ती है, हाइड्रोजन जुड़ती है, और इसकी अगर बात करें तो इसमें हाइड्रोजन निकलती है। ठीक है, तो आगे बात करें, अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीकरण होगा, और यहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगी नहीं बल्कि निकलेगी। हाइड्रोजन निकलती है यहां पर, हाइड्रोजन अगर निकलती है, हाइड्रोजन अगर निकलती है तो भी यह अभिक्रिया आपकी कौन सी होगी, तो भी यह अभिक्रिया आपको ऑक्सीकरण की देखने को मिलेगी। और इसका उल्टा होता है आपका अपचयन, अगर ऑक्सीजन निकलती है तो अपचयन होगा, या फिर हाइड्रोजन जुड़ती है तो यह अभिक्रिया कौन सी होती है आपकी, अपचयन की अभिक्रिया होती है। यहाँ पर एक और बात आप बता सकते हो कि अगर कोई कोई परमाणु या यौगिक जिसमें ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना भी ऑक्सीकरण होता है। और अगर यहां पर बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना होता है अपचयन। तो ये एक्स्ट्रा बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, इसका जवाब दो, इनमें से किन दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं हम, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि संयोजकता में भाग लेते हैं। और संयोजकता में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये मिलेंगे किसी भी परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वही होते हैं आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो कि संयोजकता के अंदर भाग लेते हैं, मतलब कि किसी दूसरे परमाणु को खुद को जोड़ने के अंदर उनकी भागीदारी आपको देखने को मिलेगी। तो इनमें ये पूछना चाह रहा है कि कौन से दो तत्व है जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन देखते ही आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों एक ही वर्ग में आते हैं, और आवर्त सारणी में जब आप जाकर देखोगे तो एक ही वर्ग में आने वाले सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। ठीक है, अगर आप आवर्त में जाते हो बाएं से दाएं तो संयोजकता बढ़ती है, लेकिन ऊपर से नीचे आते हो तो संयोजकता समान रहती है। ठीक है, आवर्त सारणी में आप देखोगे तो जो फ्लोरीन और क्लोरीन आपको देखने को मिल रहा है ये एक ही वर्ग के तत्व है, और ये वर्ग कौन से वर्ग से निकल के आते हैं, तो ये आयोडीन वर्ग उससे हेलोजन वर्ग से ये निकल के आते हैं। ये हेलोजन तत्व है, हेलोजन तत्व आपको देखने को मिलेंगे, एक ही वर्ग के अंदर दोनों तत्व शामिल होते हैं, तो इन दोनों की संयोजकता क्या होती है, सेम होती है, आप बता सकते हो। हाइड्रोजन और हीलियम ये एक ही आवर्त में होते हैं, तो हाइड्रोजन की संयोजकता तो एक होती है जबकि हीलियम की संयोजकता दो होती है, यह बात ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका बोमेन संपुट, या इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन संपुट को ढके रहती है, किस चीज को ढके रहती है, देखो बोमेन संपुट क्या है, जब आप उत्सर्जन तंत्र की बात करते हो तो उत्सर्जन तंत्र के अंदर एक संरचना आती है जिसे आप नेफ्रॉन के नाम से जानते हो, एक संरचना होती है जिसे आप बोलते हो नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या है, उत्सर्जन तंत्र की इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन जब आप इसकी संरचना देखते हो तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से इसको दिखाई देगी, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है, इसकी संरचना होती है कुछ इस प्रकार से। ऐसे इसकी संरचना आपको देखने को मिलेगी। ये जो आपको यू आकार की संरचना दिखाई दे रही है इसी संरचना को कहा जाता है बोमेन संपुट, इसी को कहा जाता है बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। और इस बोमेन संपुट किस चीज को ढके रहती है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो इस बोमेन संपुट के अंदर जो भी संरचना आपको दिखाई देगी उसी संरचना को हम क्या किस नाम से जानते हैं, केशिका गुच्छ के नाम से जानते हैं। केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ क्या है, तो आप बता सकते हो इसके अंदर एक रक्त नली है जो कि रक्त को लेकर आ रही है इस बोमेन संपुट के अंदर, और जैसे ही बोमेन संपुट में यह एंटर करती है आपकी ये रक्त नली कई पतली पतली केशिकाओं के अंदर विभाजित हो जाती है।
पतली केशिकाओं के अंदर यह विभाजित हो जाती है और यहाँ पर एक गुच्छे का निर्माण कर लेती है। इसी गुच्छे को हम किस नाम से जानते हैं? केशिका गुच्छ के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? और ये जो केशिका गुच्छ है, यहाँ पर क्या होता है? निस्यंदन होता है, मतलब कि यहाँ पर उच्च दाब के साथ जो अशुद्धियां हैं वो बाहर निकल जाएगी और शुद्ध रक्त यहाँ से इस बोमेन संपुट से एक नलिका के माध्यम से बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर इस कोशिका गुच्छ या इस कोशिका गुच्छ को ही हम किस नाम से जानते हैं? ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ आप इसे बोल सकते हो। तो ग्लोमेरुलस को ढके रहने का काम किसका होता है? बोमेन संपुट का होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केशिका गुच्छ। प्लेटलेट्स तो क्या होती है? प्लेटलेट्स तो आपके रक्त की कोशिका होती है, ठीक है, रक्त का थक्का जमाने के काम आती है प्लेटलेट्स तो। और न्यूरॉन अगर बात करें तो ये तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका जिसे आप बोलते हो, ठीक है। और वृक्काणु क्या होता है? वृक्काणु नेफ्रॉन का ही अन्य नाम होता है वृक्काणु। ये जो नेफ्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, इस नेफ्रॉन का ही अन्य नाम क्या होता है? वृक्काणु। ये जो संरचना आपको सामने दिखाई दे रही है, इसी को बोलते हैं वृक्काणु। चलो, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका केशिका गुच्छ, ठीक है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखो, अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने दो प्रयोग किए, मेंडल ने दो एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें से पहला एक्सपेरिमेंट था लंबे पौधों के पराग को छोटे पौधों के बीजांड में निषेचित करने के लिए लिया, और दूसरा उन्होंने देखा कि छोटे पौधों के पराग को लंबे पौधों के बीजांड में निषेचित करने के लिए लिया, ठीक है। यदि हम इन दोनों प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हमें क्या परिणाम देखने को मिलेंगे? देखो, मैं आपको बात बताऊं, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, जो प्रयोग मेंडल ने किए थे, तो उस प्रयोग में उन्होंने परागण कराया था। परागण का मतलब क्या है? कि एक फूल का परागकण निकाल के दूसरे फूल के बीजांड पर उन्होंने डाल दिया, तो इसको कहा जाता है परागण। और यह परागण भी कैसा था? पर परागण, मतलब कि खुद के ही पौधों पर नहीं डाला, दूसरे पौधों के ऊपर ले जाकर उसने डाला था। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पौधों के पराग को छोटे पौधों के बीजांड में निषेचित करने। मान लो दो पौधे हैं, एक पौधा है आपका लंबा, ये लंबा पौधा है, और एक पौधा है बौना पौधा, ठीक है। और इसके अंदर मैं संरचना बना देता हूं। मान लो ये बीजांड की संरचना है और इसके साइड में क्या लगे हुए हैं? पराग कण लगे हुए हैं। ये तंतुनुमा संरचना निकली है जिसमें पराग कण आपको देखने को मिलेंगे। मान लो ऐसी कोई संरचना है, फूल जैसी कोई संरचना है, और इसमें भी बना देते हैं। इसमें ये बीच में आपको बीजांड देखने को मिलेगा, ठीक है, और इसके साइड में पराग कण लगे हैं, यहाँ लगे हैं पराग कण। इसमें से ये पौधा कैसा है? लंबाई में लंबा है, और ये पौधा कैसा है? बौना। क्वेश्चन बोल रहा है कि लंबे पौधे के पराग को छोटे पौधे, मतलब यहां से पराग कण को उठाकर इसके बीजांड पर उन्होंने डाल दिया, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया? छोटे पौधे के, मतलब कि यहां से पराग को उठाकर इसमें डाल दिया। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आप ऑप्शन ए को ध्यान से देखो, प्रयोग ए में छोटे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग दो में भी छोटे पौधे उत्पन्न होंगे, ठीक है। चलो, दूसरा है, प्रयोग एक में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग दो में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। मतलब पहला एक्सपेरिमेंट था, उसमें सारे पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं? छोटे प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में सारे पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं? लंबे प्राप्त हो रहे हैं। प्रयोग एक में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे जबकि प्रयोग दो में छोटे पौधे उत्पन्न होंगे, या ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रयोग एक में छोटे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग दो में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। तो इसका सही सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा क्यों? ऑप्शन बी क्यों? प्रयोग एक में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग दो में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। अरे भाई, आप चाहो यहां से परागकण को उठाकर इसके बीजांड पर डाल दो, या इसके परागकण को उठाकर इसके बीजांड में डाल दो, दोनों ही स्थिति में आपको क्या देखने को मिलेगा? पर परागण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पर परागण आपको देखने को मिलेगा। और मेंडल का जब हम पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसका नाम क्या है? एकल संकर संकरण। एकल संकर संकरण, एकल संकर संकरण में उन्होंने क्या किया था? तो पौधों की लंबाई को उन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने एक पौधे की लंबाई का जो गुण लिया था वो कैपिटल टी लिया, मतलब ये पौधा जो था ये शुद्ध लंबा था, और दूसरा पौधा कैसा था? आपका शुद्ध बौना। जब उन्होंने इससे F1 पीढ़ी प्राप्त करी, जब उन्होंने यहाँ से F1 पीढ़ी प्राप्त करी, तो सारे के सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए थे? लंबे के लंबे प्राप्त हुए थे। और मेंडल को उस समय ऐसा लगा था F1 पीढ़ी के समय कि हो सकता है कि जो बोनेपन का गुण हमने लिया था वो कहीं पर खो गया था, हो सकता है कि ये जो बोनेपन का गुण हमने लिया है ये कहीं पर खो गया। तो मेंडल को ऐसा लगा था, लेकिन फिर बाद में मेंडल ने F2 पीढ़ी प्राप्त करी F1 से आगे। तो F2 पीढ़ी में उनको पता चला कि जो तीन पौधे हैं, चार पौधों में से तीन पौधे तो लंबे हैं, जबकि एक पौधा आपको कैसा मिलेगा? बोना। तो एक पौधा आपको बोना मिला। वहां पर फिर मेंडल को पता चला कि जो बोनेपन का गुण था वो कहीं पर खोया नहीं था, बल्कि
छिप गया था इसके अंदर, ठीक है, आनुवंशिकता के गुणों में छिप गया था। केवल सामने वो ही गुण देखने को मिले जो कि ज्यादा प्रभावी आपको देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब क्या है कि F1 पीढ़ी की अगर बात कर रहा है और ये F1 पीढ़ी की ही बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे पौधे आपको कैसे मिलेंगे, लंबे आपको पौधे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वितरण से, वितरण नहीं है विवरण है, निम्नलिखित विवरण से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के सही गुणधर्म की पहचान कीजिए। विद्युत ये बात कर रहा है किनकी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की। देखो मैं आप बताऊं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती क्या है। आपने चुंबक तो देखी होगी सभी ने, चुंबक होती है और चुंबक का एक सिरा क्या होता है, नॉर्थ होता है, और एक सिरा होता है साउथ। ठीक है, एक सिरा नॉर्थ होता है और एक सिरा क्या होता है, साउथ। ये बात कर रहा है किसकी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है वो चुंबक के चारों ओर बनती है। और कहां से बनती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ के अंदर जाती है। ठीक है, और ये तो चुंबक के बाहर की बात होती है। अगर चुंबक के अंदर बात करें तो ये साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है चुंबक के अंदर। और ये क्या बनाती है, एक बंद लूप का निर्माण करती है, बंद वक्र बनाती है। दूसरी बात देखो इसमें क्या क्या बता रहा है, ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले तो ये देखो आप, इसमें पांच गुणधर्म आपको दे रखे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के। पांचों गुणधर्म आपको ध्यान से देखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पाश बनाती है, बिल्कुल बंद पाश बनाती है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बी की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से इसके दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। चुंबक के बाहर की बात कर रहा है तो चुंबक के बाहर बिल्कुल उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रहा है, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो भी सही हो जाएगा। अगर सी की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती है, बिल्कुल नहीं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। देखो यहां से ये तो एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, वैसे ही यहां से एक दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेगी और वैसे घूम के वापस ऐसे आ जाएगी। तो इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ये पहली चुंबकीय क्षेत्र रेखा को काटेगी नहीं। तो ये ध्यान रखना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, जबकि यहाँ पर तो ये बोल रहा है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो आपका सी जो है इसमें गलत हो जाएगा। अगर डी की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन हो तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उच्च होगी, तो ये आपका एकदम सही है। ठीक है, ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है जबकि ध्रुवों से दूर चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। क्योंकि यहां पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा पास पास में होती है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सघनता आपको यहां पर देखने को मिलेगी। जबकि चुंबक के अगर आप दूर जाते हो, ध्रुवों से दूर जाते हो, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होगी, मतलब कि उनका घनत्व क्या होगा, कम होगा। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितना ज्यादा पास पास में होंगी वहां पर चुंबकीय बल उतना ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा सघन, सघन का मतलब है कि वो ज्यादा पास पास में आ रही है, सघन हो तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उच्च होगी। तो ये आपका ऑप्शन डी भी सही है इसका। अगर ई की बात करें इसमें तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। नहीं, यह भी आपका गलत है। देखो चुंबकीय फ्लक्स एक अलग राशि होती है। चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हो, जैसे कि मान लो मैंने एक पृष्ठ ले लिया, अब इस पृष्ठ के लंबवत कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे कि मान लो मैं यहां पर एक पृष्ठ ले लेता हूं, मैंने एक चुंबक रख दी और चुंबक के सामने मैंने एक पृष्ठ ले लिया, तो इस पृष्ठ से जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी वो भी कैसी, लंबवत, उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम किस नाम से जानते हैं, चुंबकीय फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, ये गलत है। चुंबकीय फ्लक्स अलग राशि है जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है सही, तो इसका ऑप्शन ए सही है, बी सही है और ऑप्शन डी सही है इसका। तो ए बी डी ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो ये आपके दोनों सही देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहां रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है। जो कि यहां पर बात किसकी कर रहा है, ये अवतल दर्पण की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता, अवतल के स्थान पर हम मान लो दर्पण कैसा ले लेता, उत्तल ले लेता, दर्पण उसने ले लिया उत्तल, तो उत्तल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहां पर रखे, कहां पर रखे कि जो प्रतिबिंब है वो हमेशा छोटा आपको प्राप्त हो, हमेशा छोटा प्राप्त हो। तो उत्तल दर्पण के सामने तो कहीं भी रख दो, अनंत पे रख दो या अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब हमेशा आपको कैसा मिलेगा, छोटा ही प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर अवतल दर्पण दे रखा है, उत्तल नहीं दे रखा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिलेगा।
अनंत पर अगर प्रतिबिंब रहता है तो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब आपको देखने को मिलता है, अगर आप बिंब को कहां पर रखोगे, अनंत पर, बिंब को अनंत पर रखते हो, ठीक है, इसको बनाते हैं, ये इसका ध्रुव है P, और यहाँ पर इस गोले का केंद्र होगा जिसे वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं, और ये इसका क्या होगा, फोकस बिंदु, ये है फोकस बिंदु, और इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन है उसको बोला जाता है मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अगर मैं एक काम करूं, बिंब को कहां पर रखूं, बिंब को मैं रख दूं अनंत पर, तो जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो बनेगा कहां पर, प्रतिबिंब बनेगा इसके अंदर फोकस बिंदु F के ऊपर, यहां पर। और अगर मैं बिंब को रख दूं, अगर मैं बिंब को रख दूं C से परे, तो C से परे अगर मैं बिंब को यहां पर रखता हूं, तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो C और F के बीच में बनता है, ठीक है। और अगर मैं बिंब को कहां पर रखता हूं, बिंब को कहां पर रखता हूं मैं, C के ऊपर रखता हूं, बिंब को C पर रखता हूं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो C के ऊपर ही बनेगा। अगर मैं बिंब को कहां रखता हूं, अगर मैं बिंब को रखता हूं इसके अंदर, अगर मैं बिंब को C और F के बीच में रखता हूं, C और F के बीच में, तो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बनेगा, वो C से परे बनेगा। और अगर मैं यहां पर बिंब को कहां पर रख दूं, अगर मैं बिंब को यहां पर रख देता हूं F के ऊपर, अगर मैं बिंब को F पर रखता हूं, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, C से परे आपको बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और उसका आकार कैसा होगा, उसका आकार बड़ा आपको देखने को मिलेगा, इसका आकार देखने को मिलेगा बड़ा, ठीक है, सॉरी C से परे नहीं। अगर मैं इसको रखता हूं, फोकस पे रखता हूं, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, और उसका जो आकार होगा वो कैसा होगा, अत्यधिक बड़ा आपको देखने को मिलेगा, उसका आकार अत्यधिक बड़ा आपको देखने को मिलता है। और अगर मैं बिंब को अनंत पर रखता हूं, शुरुआत क्या, अगर मैं केस लेता हूं, शुरुआत वाला केस लेता हूं, अगर मैं बिंब को अनंत पर रखता हूं, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस बिंदु पर बनता है, यहाँ पर। तो इस स्थिति में अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप, वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहां रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो आप बिंब को कहां पर रखोगे कि उसका प्रतिबिंब आपको छोटा देखने को मिले। अगर आप सी से इधर रखते हो, सी से परे अगर बिंब को रखते हो, तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब आपको मिल रहा है वो छोटा ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप सी के ऊपर रख देते हो तो बिंब और प्रतिबिंब का आकार सेम हो जाता है, और अगर आप बिंब को सी से आगे लेकर आते हो तो फिर यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार सी इससे बिंब से बड़ा होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब आपको बनाना है, तो यहां से आपको रखना पड़ेगा, बिंब को कहां रखना पड़ेगा आपको, बिंब को सी से परे रखना पड़ेगा, सी से परे, वक्रता के अंदर सी से परे तो है नहीं इसमें ऑप्शन, इसमें ऑप्शन है नहीं, तो आप ऑप्शन डी इसमें रखो, सी से परे, सी से परे। अगर आप बिंब को कहां रखते हो, बिंब को अगर सी से परे रखते हो, तो उस स्थिति के अंदर आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी और एफ के बीच में बनेगा, और उसका जो आकार है वो बिंब से क्या रहेगा, हमेशा छोटा ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन डी आप सही कर लेना, सी से परे, ठीक है। चलो सी, अरे ये दे रखा है ना, सी क्या है आपका, वक्रता के अंदर ही तो है, सी वक्रता के अंदर ही तो है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, वक्रता केंद्र से परे, सी को ही हम वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता किस स्तर पर आते हुए आपको दिखाई देंगे, किस पोषी स्तर पर आपको देखने को मिलते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, खाद्य श्रृंखला नामक एक चीज होती है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला का मतलब जानते हो आप, खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कि यहां पर एक जीव दूसरे जीव को खाता है, क्रम से खाता है, जैसे कि शेर है, अब शेर को जिंदा रहना है, तो शेर को जिंदा रहने के लिए क्या मतलब, इसको खाना पड़ेगा, इसको शिकार करना पड़ेगा, किसको खाना पड़ेगा, तो ये हिरण को खाएगा, समझ में आ रहा है। अगर हिरण होगा तभी शेर इसको खाएगा, ऐसा तो है नहीं कि शेर घास फूस खाएगा, ऐसा तो है नहीं। अब देखो हिरण है, अब हिरण को भी अगर जिंदा रहना है तो इसको क्या खाना पड़ेगा, घास खानी पड़ेगी, इसको, इसको घास खानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस चीज को ध्यान से देखता हूं तो यहां से पता चलता है कि अगर मैं इस घास को हटा दूं, इस धरती से अगर इस घास को पूरी तरीके से हटा दूं, तो यहाँ पर हिरण जो है ये जिंदा ही नहीं रहेगा, हिरण का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, और जब हिरण का अस्तित्व नहीं रहेगा तो शेर का अस्तित्व भी नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर घास की वजह से ही हिरण जिंदा है, और इस घास की वजह से ही ये शेर जिंदा है। भले ही शेर इस घास को नहीं खा रहा, लेकिन शेर को जिंदा रहने के लिए घास का होना बहुत आवश्यक है, और यही चीज किस में निकल के आती है, आपके पोष स्तर में निकल के आती है। जो आपकी घास होती है, घास जो होती है ये घास होती है आपके उत्पादक, घास होता है उत्पादक, और इस घास को खाने वाला जो जीव होता है, पहला जो जीव जो इस घास को खाएगा, उस घास को उस पहले उस जीव को कहा जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, ये होगा प्राथमिक। देखो आपको उत्पादक देखने को मिलेगा, उत्पादक, उत्पादक कौन होते हैं,
जो कि प्रकाश के मदद से खुद ही उत्पन्न हो रहा है, इसको उत्पन्न होने के लिए किसी अन्य जीव की आवश्यकता ना पड़े। तो ये तो खुद ही उत्पन्न हो रहा है सूर्य के प्रकाश की सहायता से, इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? उत्पादक के नाम से जानते हैं। अब इसको वह जीव जो पहली बार इसको खाएगा वो आ जाएगा आपका किसके अंदर? प्राथमिक उपभोक्ता। ये हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। ये प्राथमिक उपभोक्ता या प्राथमिक पोष, इस तरह आप इसे बोल सकते हो। प्राथमिक उपभोक्ता, ये होगा प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाला कौन होता है? शेर होता है। तो यह हो जाएगा आपका द्वितीय उपभोक्ता। ये हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। और द्वितीय उपभोक्ता को भी अगर किसी ने खा लिया, मान लो शेर को भी किसी जानवर ने खा लिया, तो वो आ जाएगा आपका किसके अंदर? तृतीय उपभोक्ता के अंदर, तृतीय उपभोक्ता। और ये जो तृतीय उपभोक्ता होता है, इसमें कौन आता है? तो इसमें उच्च किस्म के मांसाहारी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आप बता सकते हो इसके अंदर मगरमच्छ आ जाएगा, डायनासोर इसमें आ जाएगा अगर जिंदा होता तो ये हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता। अब इस चीज को ध्यान से समझो, फिर से इस चीज को दोबारा समझने की कोशिश करो। देखो यहां पर हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की। तो पारिस्थितिकी तंत्र में आपको एक श्रृंखला देखने को मिलती है, जिस श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। श्रृंखला का मतलब जानते हो? श्रृंखला होती है एक चेन रूपी संरचना होती है। अगर चेन की एक कड़ी भी अगर बीच में से मिसिंग हो जाती है तो वो चेन क्या हो जाती है? टूटती हुई आपको दिखाई देगी। यहां पर भी सेम ऐसा ही है। अगर ये घास नहीं होगी धरती पर तो हिरण नहीं खा जिंदा रहेगा, और हिरण जिंदा नहीं रहेगा तो फिर शेर इसको खाएगा कैसे? तो शेर भी जिंदा नहीं रहेगा। तो इस घास के ना होने की वजह से शेर को भी फर्क पड़ रहा है। मतलब कि ये एक प्रकार की चैन है, खाद्य श्रृंखला आपको देखने को मिल रही है। अगर इसको ध्यान से देखते हो तो जो शुरुआत में उत्पादक आपको देखने को मिलता है, इस उत्पादक को ही कहा जाता है प्राथमिक पोषी स्तर। इसी को बोलते हैं प्राथमिक पोषी स्तर, पोषी स्तर। पोषण का पहला स्तर कौन होता है? आपका उत्पादक। पोषण का पहला स्तर होता है उत्पादक, और उत्पादक के बाद कौन आता है? प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन से पोषी स्तर में आता है? तो ये निकल के आता है द्वितीय पोषी स्तर के अंदर। और जो द्वितीय उपभोक्ता है ये किस में निकल के आता है? ये आता है तृतीय पोषी स्तर के अंदर। और जो आपका तृतीय उपभोक्ता है ये किस में निकल के आता है? तो ये चतुर्थ पोषी स्तर के अंदर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता। देखो यहां पर भी दे रखा है छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता कौन से पोषी स्तर में आपको देखने को मिलता है? तो जो द्वितीय उपभोक्ता है वो तो किसमें आता है? आपके तृतीय पोषी स्तर में देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर ऑप्शन बी आपका सही जवाब आपको देखने को मिलेगा। आपसे पूछा जाए कि दूसरे पोषी स्तर में कौन आता है, तो दूसरे पोषी स्तर में आपको देखने को मिलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, और यहां पर इनकी खास बात क्या है प्राथमिक उपभोक्ताओं की? आप इनकी खास बात ये होती है कि ये हमेशा कैसे होता है? शाकाहारी होता है। ये कभी भी मांस नहीं खाएंगे, ये केवल उन्हीं चीजों को खाएंगे जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा चीजें उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शुद्ध शाकाहारी होता है। जबकि द्वितीय उपभोक्ता की बात करें तो द्वितीय उपभोक्ता तो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाने वाले जीव होते हैं, और ये छोटे लेवल वाले आपको मांसाहारी देखने को मिलेंगे। और द्वितीय उपभोक्ता के आगे तृतीय उपभोक्ता आएगा, जो कि क्या होगा? उच्च स्तर का मांसाहारी आपको देखने को मिलेगा। जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये कैसा होता है? शाकाहारी होता है। तो यहां पर आप बता सकते हो कि तीसरे पोषी स्तर में आते हैं छोटे मांसाहारी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है आपका कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के दौरान बुझे हुए चूने का बनना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है ये? ठीक है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। इसका फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी का दूसरा नाम होता है बिना बुझा चूना। इसका अन्य नाम क्या होता है? बिना बुझा चूना। ये बोल रहा है जल के साथ अभिक्रिया, मतलब जल के साथ आप इसे मिला रहे हो। तो जैसे आप जल के साथ मिलाओगे तो यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, CaOH का होल ट्वाइस। कली चूना पत्थर होता ही है, और पानी में मिलाते ही क्या बन जाएगा? एक घोल बन जाएगा। और इसके साथ क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसके साथ ऊष्मा उत्पन्न होगी। अगर ऑप्शन में ऊष्मा शेपी ऑप्शन दे रखा होता तो हम उसको सही जवाब कर सकते थे, लेकिन या तो ऊष्मा शोषी है तो ये नहीं होगा। इसका विस्थापन अभिक्रिया ये भी नहीं होगा, अपघटन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका संयोजन। संयोजन की अभिक्रिया बोलती है कि यहाँ पर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो अभिकारक है, दोनों आपस में मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं, जो कि क्या है? आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे बोला जाता है बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर किसकी उपस्थिति का संसूचन करता है? देखो गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ से संबंधित 3 मीटर मैं आपको बताता हूं। पहला मीटर है आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहां पर विद्युत परिपथ से संबंधित 3 मीटर होते हैं। सबसे पहला हम लिख लेते हैं वोल्ट मीटर को।
दूसरा होता है इसमें एमीटर, और एक और होता है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, तो यहां पर ध्यान देना, वोल्ट मीटर जो होता है ये किसी भी विद्युत परिपथ में किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर कितना है, विभव का अंतर कितना है, उसको मापने का काम करता है। तो ये किसको मापता है, विभव को मापता है, ये विभव को मापता है, विभव का मापन। और एमीटर की बात करें तो एमीटर किसका मापन करता है, तो ये विद्युत धारा की मात्रा को मापता है। तो ये धारा की मात्रा मापता है, धारा की मात्रा। जबकि अगर गैल्वेनोमीटर की बात करें तो ये किसको मापेगा, तो ये केवल और केवल करंट की उपस्थिति की जांच करता है, करंट को मापने का काम नहीं होता। बल्कि ये काम क्या करता है, ये सिर्फ आपको इतना बताएगा कि हाँ इस तार के अंदर करंट है और कौन सी दिशा में बह रही है। जैसे कि मान लो एक तार आपके सामने से गुजर रहा है और आपको पता नहीं चल रहा कि इस तार के अंदर करंट जो बह रही है वो इस दिशा में बह रही है या इस दिशा में बह रही है। तो इसका पता लगाने के लिए आपको गैल्वेनोमीटर से संयोजित कर दो। ये गैल्वेनोमीटर आपको बता देगा कि करंट कौन सी दिशा में बह रही है। गैल्वेनोमीटर जो होता है ये कुछ इस प्रकार का मीटर आपको देखने को मिलेगा, बीच में इसकी निडल होती है, बीच में जीरो होता है इसका, इधर कुछ नंबर लिखे होते हैं और इधर भी कुछ नंबर लिखे होते हैं। समझ में आ रहा है। अगर मान लो इसमें करंट इस दिशा में बह रही है, अगर इसमें करंट की दिशा ये है, तो आपकी ये जो सुई है ये उसी दिशा की तरफ झुक जाएगी। और अगर इसमें करंट ऐसे है तो ये सुई इस तरफ झुक जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो परिपथ में किसकी उपस्थिति का संशोधन करता है, तो धारा की उपस्थिति का संशोधन करता है। मतलब कि धारा, तार के अंदर करंट बह रही है या नहीं बह रही, केवल उसकी उपस्थिति की जांच करने का काम करता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, अगला सवाल है, यदि मेंडल ने F2 PD का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। अगर मेंडल ने F2 PD का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता इस स्थिति में, तो इस चीज को ध्यान से समझो। देखो मेंडल ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सबसे पहले लिया एकल संकर संकरण, और एकल संकर संकरण में मेंडल ने जो पौधे लिए, एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया। इसकी जानकारी थी कैपिटल टी कैपिटल टी, इसकी जानकारी थी स्मॉल टी स्मॉल टी। और इन दोनों के क्रॉस से मेंडल को जो पीढ़ी प्राप्त हुई उसको कहा जाता है F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी के अंदर जो सारे के सारे पौधे मिले थे वो कैसे मिले थे, सारे पौधे लंबे मिले थे। यहां पर बता सकते हो, सारे, सारे, सारे लंबे पौधे। यहां पर जो पौधे प्राप्त हुए थे वो सारे के सारे कैसे थे, लंबे आपको देखने को मिले थे, सारे पौधे लंबे थे। तो यहां पर मेंडल को अगर, देखो F1 पीढ़ी से सारी चीज का पता नहीं चला। मेंडल ये देखना चाह रहे थे कि अगर मैं एक शुद्ध लंबा पौधा लेता हूं और एक शुद्ध बौना पौधा लेता हूं, तो इस स्थिति में जो पौधा मेरे को मिलेगा वो पौधा लंबा मिलेगा या बौना मिलेगा। ठीक है। तो मेंडल ने यहां पर देखे तो सारे के सारे पौधे लंबे प्राप्त हो गए। मेंडल को ये पता ही नहीं चला कि ये जो बोनेपन का गुण था इसका हुआ क्या। ठीक है। तो मेंडल ने तो सिर्फ इतना ही सोचा कि हो सकता है कि ये जो बोनेपन का गुण है ये कहीं पर खो गया। लेकिन इसी चीज का पता लगाने के लिए मेंडल ने क्या किया, इस F1 पीढ़ी से ही पौधे उठाकर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया और वहां से F2 पीढ़ी उन्होंने प्राप्त की। तो F2 पीढ़ी जब इन्होंने प्राप्त करी तो यहां से जो पौधे उनको मिले, तो 3 पौधे तो इसमें लंबे थे और एक पौधा इसका कैसा था, बौना। 3 लंबे पौधे थे और एक बौना पौधा था। तो यहां से फिर मेंडल को पता चला कि जो बौनेपन का गुण है वो कहीं पर खोया नहीं था, बल्कि लंबेपन का गुण ज्यादा प्रभावी था, इसलिए वो F1 पीढ़ी में ज्यादा देखने को मिला। जबकि बौनेपन का गुण अप्रभावी होने की वजह से वो खुद को दिखा नहीं पाया। लेकिन जब F2 पीढ़ी निकल के आई तो F2 पीढ़ी के अंदर बौनेपन का गुण भी आपको वहां पर देखने को मिला। ठीक है। तो यहां पर मेंडल ने अगर F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता, वह पता नहीं लगा पाते कि कौन से लक्षण प्रभावित है। बिल्कुल ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। वह कई लक्षणों का अध्ययन नहीं कर पाते, ये भी गलत हो जाएगा। वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते, तो ये ऑप्शन सही हो गया आपका। ठीक है। भाई जब मेंडल ने F1 पीढ़ी प्राप्त करी थी तब मेंडल को बस इतना लगा था कि जो जो अप्रभावी लक्षण है वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं हुआ, बल्कि वो कहीं पर छिप गया, अगली पीढ़ी में वो देखने को मिला। तो यहां पर वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते, अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते। ऐसा मान लो कि कोई लक्षण ऐसा है जो कि 10 साल से किसी मतलब कि परिवार के जो अगली पीढ़ियां हैं उनमें देखने को नहीं मिला, लेकिन अगले मतलब कि 10 पीढ़ियों के बाद में जो 11वीं पीढ़ी उनको प्राप्त हुई, उस 11वीं पीढ़ी में वो लक्षण देखने को मिला। तो ऐसा नहीं है कि जो लक्षण दिखाई नहीं देते वो कहीं पर मतलब कि नष्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, वो दिखाई देते हैं, अगली किसी पीढ़ी में आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ से F2 पीढ़ी से ये देखने को मिला। अगला क्वेश्चन है आपका, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है, इसका जवाब बताओ। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है।
देखो, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखो, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपको देखने को मिलेगा। एक एक करके देखते हैं। देखो, मीटर जो है, मीटर तो लंबाई का मात्रक होता है, ये लंबाई या फिर दूरी का मात्रक होता है। जो मीटर होता है ये लंबाई या दूरी का मात्रक होता है। न्यूटन जो होता है ये किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। जूल जो होता है ये किसका मात्रक होता है? तो ये कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। जबकि जो डायप्टर होता है ये होता है आपका किसका? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता। डायप्टर जो होता है ये लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है। तो इसका ऑप्शन बी आपको सही देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आपको उत्तर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा लवण प्रत्यम्लों का एक सक्रिय संगठक है? प्रत्यम्ल क्या होता है? प्रत्यम्ल होता है ये प्रति अम्ल, एंटी एसिड होता है ये। ऐसा मतलब पदार्थ जो कि एसिड का उल्टा हो। तो एसिड का उल्टा कौन होता है? क्षार होता है। तो यहां पर ये होता है प्रति अम्ल। प्रति अम्ल, तो एसिड का उल्टा होता है प्रति अम्ल। तो यहां से ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा घटक ऐसा है जो कि एंटी एसिड का या प्रति अम्ल का एक सक्रिय संगठक आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये जो NaHCO3 होता है, जिसे आप बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हो, ये होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो? इसे बोल सकते हो खाने का सोडा। खाने का सोडा। बेकिंग सोडा बोल दो या फिर आप क्या बोल दो? खाने का सोडा। आप इसे बोल सकते हो बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा। तो ये क्या होता है? ये प्रति अम्ल होता है, एक प्रकार का दुर्बल क्षार होता है ये। दुर्बल क्षार होने का मतलब है कि अगर कभी कभार आपको एसिडिटी हो जाए तो आप खाने का सोडा अगर घर पर है तो आप उसे भी इस्तेमाल में ले सकते हो उपचार के रूप में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इनमें से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? ठीक है, तो इसमें आपको जवाब देना है कि कौन सा। देखो, मैंने आपको बताया था कि ऐसी रक्त नली जो रक्त को हृदय से लेकर जाती है वो होती है धमनी। और ऐसी रक्त नली जो कि रक्त को हृदय तक वापस लाती है, ऐसी रक्त नली को आप बोलते हो शिरा। तो यहां पर ये पूछना चाह रहा है फेफड़ों के अलावा, फेफड़ों को छोड़कर कौन सी रक्त नली है जो कि हृदय से रक्त को लेकर जाती है? तो हृदय से रक्त को लेकर जाती है, कौन होती है? तो इसके अंदर इसका सही जवाब आपको देखने को मिलेगा। इसका सही जवाब आपको देखने को मिलेगा महाधमनी। धमनी होती है। ठीक है, फेफड़ों के अलावा जो रक्त को लेकर जाती है वो होती है महाधमनी। और फेफड़ों की ओर जो रक्त को लेकर जाती है वो होती है फुफ्फुस धमनी। लेकिन यहाँ पर तो मना किया है, फेफड़ों के अलावा बात करिए, तो फेफड़ों के अलावा आपको देखने को मिलेगी महाधमनी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट दिए गए पदार्थों में से किससे बना होता है? इसका जवाब आप देना। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, एक बार कोशिश करना है इसका जवाब देने की। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किन पदार्थों का बना होता है? किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका जवाब आप देना कमेंट बॉक्स में। चलो, फिर अगले हम 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपके 19-20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है।